कक्षा 8 गणित आज अमल करने वाले प्रश्नावली 10.1 को चैप्टर का नाम है घातांक और घात। घातांक और घात से संबंधित बेसिक बातों को समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए घातांक और घात क्या होता है ना, इसके बारे में हालांकि हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। देखिए घात का शुरुआत किस प्रकार से होता है, जैसे हमने एक संख्या लिख दिया यहाँ पे, चलिए पहले फिलहाल हम कोई संख्या लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 गुणते हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 गुणते 2 है तो इसको हम लोग आधार और घात के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर जो भी संख्या है जिसका भी यहाँ पर गुणनखंड लिखा गया है, ये संख्या 2 है और यहाँ पे समान रूप से ये संख्या होना चाहिए, है ना। उसी संख्या के जितने गुणनखंडों को गुणा होना चाहिए। यहाँ पर जैसे संख्या 2 है, 2 के यहाँ पे 2 गुणनखंडों को गुणा है तो इसको किस प्रकार से घातांक रूप में आप लिखेंगे, यहाँ पर 2 और इसके कुल कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है तो इस पर घात लगा देंगे। यहाँ पे जो नीचे वाली राशि रहती है इसको बोल देते हैं आधार, या फिर इसे आप बोल देंगे बेस, और यहाँ पे जो ऊपर रहता है उसे आप बोल देते हैं घात, और या फिर बोल देंगे आप पावर, ठीक है। यहाँ पे नीचे जो संख्या रहता है वो आधार रहता है, इसी के कितना गुणनखंड होगा यहाँ पे घात बताएगा कि यहाँ पे संख्या नीचे जो संख्या लिखी गई है इसके कुल कितने गुणनखंड है, तो यहाँ पर घात बता रहे 2 गुणनखंड है इसके, है ना। जैसे देखिए हमने संख्या लिख दी यहाँ पे 3, अब 3 के यहाँ पर चलिए यहाँ पर इस प्रकार 3 गुणते 3 गुणते 3 इस प्रकार संख्या सेम ही होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसके 4 गुणनखंड लिखा। अब इसको घातांकी रूप में हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर संख्या यहाँ पर 3 ही है, यहाँ पे ये हो गया आधार। अब इस पर घात हमें लगाना है ना, तो घात हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे कुल 4 गुणनखंड है तो इस पर कितना घात लगेगा, 4 घात लगेगा, है ना। 3 पर घात है 4 है, यहाँ पे 3 आधार है और यहाँ पे यह घात है। आधार यहाँ पे कितनी बार यह घात बताएगा, है ना। यहाँ पे आधार 3 है, 3 के गुणनखंड कितने गुणनखंड है, घात बता रहा है इसके 4 गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से है। चलिए हो गया। यदि मान लेते हैं अधिक आ जाएगा, यदि मान लेते हैं संख्या 3 है, यहाँ पे 3 गुणते इस प्रकार से करते हुए ना यहाँ पे लिख देते हैं 100 बार है ना। यहाँ पे इससे यह आपको पता चला कि जो यहाँ पे संख्या 3 है इसके गुणनखंड कितना है, इसी प्रकार से 100 बार है। तो यहाँ पर यह आधार तो 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने बार, यहाँ पर संख्या 3 के गुणनखंड कितने बार है, वह 100 बार है, तो यहाँ पे इस पर 100 घात लग जाएगा, ठीक है। 3 पर घात 100 हो गया। यहाँ पे 3 गुणते 3 इस प्रकार से 100 गुणनखंड थे 3 के, तो यहाँ पे आधार 3 हो गया और इस पर घात 100 लग गया, है ना। यहाँ पर आधार 3 और घात बता रहे हैं कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितना है, 100, ठीक है। तो कोई भी संख्या रहेगा उसको इसी प्रकार से आप घातांक के रूप में लिखेंगे। और यहाँ पर घातांक का नियम भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी आधार समान रहता है तो घातों को सिंपल जोड़ देते हैं ना। एक घाते यहाँ पर यम प्लस, यहाँ पे एक घाते यम है और गुणते यहाँ पे एक घाते एन है, तो बराबर हो जाएगा एक घाते यम प्लस एन। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं संख्या 7 है, इस पर घात 2 है, गुणते यहाँ पर संख्या भी सेम होना चाहिए, घात यहाँ पर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 3 है, तो यहाँ पे आधार को लिख दीजिए 7 और यहाँ पर 2 पर घात 2 है और यहाँ पर 2 पर घात 3 है। इन दोनों घातों को जोड़ देंगे तो 3 2 5 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको यदि उदाहरण की मदद समझना रहेगा तो इसका ये मतलब है। देखिए मतलब क्या है इसका, मतलब ये है ना कि 7 के पहले 2 गुणनखंड थे, 7 गुणते 7 नहीं 7 गुणते 7 रहेगा, ठीक है। 7 पर किसी संख्या पर जितना घात रहता है मतलब उसके उतने गुणनखंड है ना, इसको हम लोगों ने समझा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 7 पे घात 2 का मतलब 7 गुणते 7 और यहाँ पे 7 पर घात 3, इसका मतलब क्या हो गया, 7 के आधार यहाँ पे 7 है, घात बता रहे इसकी कितने गुणनखंड है, 3, तो यहाँ पे 7 गुणते यहाँ पे 7 के 3 गुणनखंड होंगे। तो जब यहाँ पर इनको 7 में लिख देंगे ना, 7 पर घाते 2 गुणते यहाँ पर 7 की घाते 3 को 7 में लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 गुणनखंड यहाँ पर है 7 गुणते 7 और यहाँ पर भी 3 गुणनखंड है, यहाँ पे 7 गुणते 7 यहाँ पर 3 गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पर कुल यहाँ पे 7 के कितने गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, 7 पर 5 घात, है ना। तो यही हमने बताया जो कि आप इस प्रकार से होगा नियम से, है ना। आधार समान रहेगा, सिंपल हम घातों को जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर आधार समान है तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे ना, जब भी घातांक के रूप में संख्या लिखी गई रहेगी तो यहाँ पे अंश में जो है यहाँ पर भागा है ना बीच में, तो ये अंश में हो गया, ये हर में हो गया। तो यहाँ पर आधार समान रहेगा, घात डिफरेंट भी हो सकता है ना, अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले घात को हम लोग घटा देंगे। जैसे हमने सिंपल लिख दिया संख्या 6 और 6 पर घात हमने 6 लिख दिया और यहाँ पे भागा का चिन्ह रहेगा बीच में और आधार तो यहाँ पर भी सेम रहेगा। अब घात हम लोग कुछ और लिख देते हैं, यहाँ पर हमने 5 घात लिख दिया, तो हम लोग पहले वाले घात में से दूसरे वाले घात को घटा देंगे। तो 6 पर कुल कितने घात, यहाँ पे 6 में से आप 5 घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे और सिंपल 1 मिलेगा, या फिर इसको सिंपल आप 6 भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से। यहाँ पर ये मतलब हो गया ना। देखिए यदि इसका मतलब समझना है तो यहाँ पर अंश में है 6 पर 6 घात है, मतलब 6 के कुल 6 गुणनखंड थे अंश में, इस प्रकार से। चलिए हमने लिख दिया, ठीक है। 6 पर 6 घात है और यहाँ पे बटे में
6 पर हमने 5 घात लिखा था, 3 3 6 घात, ठीक है, मतलब 6 गुणनखंड हम लिख दिए अंश में। और यहाँ पे हर में कितने हैं, 6 के 5 गुणनखंड है, तो यहाँ पर 6 गुणते 6, 6 गुणते 6 गुणते, इस प्रकार से हमने 5 गुणनखंड यहाँ पे भी 6 रहेगा। यहाँ पर 5 गुणनखंड था, 6 पर 5 घात था, तो इसका हमने 6 का 5 गुणनखंड लिख दिया। अब अंश और हर में देखिए यहाँ पर 6 विभाजित हो जाएगा, इस प्रकार से विभाजित होकर यहाँ पर विभाजित हो जाएगा। सिंपल आपको एक ही 6 बचेगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से अब डायरेक्ट करेंगे, है ना। अब देखिए जब भी यहाँ पर देखेंगे ना कि घात समान रहेगा, अब तो आधार अलग अलग रहेगा, आधार अलग अलग रहेगा और घात समान हो जाएगा, तो आपको क्या कर देना है, कोई भी संख्या आपको दे देगा ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं संख्या 2 है, 2 पर यहाँ पर 5 घात आ गया, गुणते, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, और यहाँ पर आ गया 5, इस पर भी 5 ही घात होना चाहिए। तो यहाँ पे आधार में जो भी संख्या लिखी गई हैं उनका आप गुणा कर देंगे, 5 में 2 का गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 आ जाएगा, और जो सेम घात है उसको यहाँ पर लगा देंगे, है ना। चलिए हो गया। अब घात पे घात आ जाता है, मान लेते संख्या 2 है, इस पर 2 घात है पहले से, और फिर कोई घात आ गया, 2 पर 3 घात हो गया, तो इनका घातों का सिंपल आप गुणा कर देंगे, 2 पर 3 दूना 6 घात हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और कोई भी संख्या रहेगा, यहाँ पे शून्य के अलावा कोई और संख्या होना चाहिए, मान लेते हैं संख्या 7 है, इस पर घात 0 आ गया, तो उसका वैल्यू कितना 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या रहेगा, मान लेते हैं 100 ही है, 100 पर घात 0 आ गया, कोई भी संख्या पर घात 0 आ जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। और यहाँ पर देखिए, हालांकि ये सब घातांकीय नियम हम लोगों ने कक्षा 7 में सीख चुके हुए हैं, है ना, फिर भी इसको हम लोग एक बार समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक घातीय है और हर में बी घातीय है, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर अंश में 7 है और हर में 6 है, अंश और हर अलग अलग है, लेकिन इस पर घात हम लोग को सेम लिखना है, इस पर भी हमने 5 घात लिख दिया, इस पर भी 5 घात लिख दिया। अब यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 7 और 7/6 को एक साथ लिख दीजिए, और उस पर जो भी घात है 5 यहाँ पे लगा दीजिए, दोनों पर 5 घात होना चाहिए, सेम घात होना चाहिए मतलब, तो यहाँ पर सिंपल आप घात को नोट कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी घातांकी नियम है ना, अब आपको जैसा प्रश्न देगा उस प्रकार से आप करेंगे, है ना। अब जैसा प्रश्न रहेगा, मान लेते हैं इस प्रकार से आपको इस प्रकार से हो सकता है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड करके लिख सकते हैं, या फिर उसको ऐसा हो सकता है तो इस प्रकार से बदल लेंगे, प्रश्न आएगा तो उसको हम लोग हल भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यदि प्रश्न आपको ऐसा प्रश्न देंगे, ऐसा चाहिए, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से आएगा तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर और देखिए, और यहाँ पर जो 5 घात हमने लिखा हुआ है ना 7/6 पर, अब 5 घात यहाँ पर, ये इस पर 7 पर भी आएगा और 6 पर भी आएगा, ठीक है, फिर इसी प्रकार से हो जाएगा, है ना, ये दोनों तरफ चलेगा कथन। चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं ना कि यहाँ पर, हालांकि हम लोगों ने जब भी पढ़ा था ना कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमेशा पूर्ण संख्याओं में पढ़ा था, मतलब धनात्मक संख्याओं पे हम लोगों ने सिंपल पढ़ा था, लेकिन अब संख्याएं ऋणात्मक भी आ जाएंगी। जो भी घात रहेगा ना, वो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में पढ़ा था तो हमेशा घात धनात्मक दे रहा था, लेकिन अब घात ऋणात्मक भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बार पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ऋणात्मक घात आता किस प्रकार से, जैसे देखिए यही नियम है ना, यहाँ पे हम लोगों ने हमेशा इस नियम को पढ़ा ना, तो इस प्रकार से हम लोग पढ़े थे कक्षा 7 में कि यहाँ पे यम बड़ा होना चाहिए और यन छोटा होना चाहिए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख दिया संख्या 2, और 2 पर घात हमने चलिए लिख देते हैं 3, ठीक है, और यहाँ पे भागा का चिन्ह, और हमने लिख दिया 2 पर घात 2 ही हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या कर देते थे, 2 लिखते थे और 3 में से 2 घात को घटा देते थे, तो यहाँ पर 2 पर घात 1 आ जाता था, मतलब आपको सिंपल 2 प्राप्त हो जाता था, है ना, इस प्रकार से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे जो अंश वाला है इसका घात अधिक था और हर वाले का घात छोटा था, तो घटाने पर आपको हमेशा पूर्ण संख्या या फिर समझ लीजिए कि धनात्मक संख्या प्राप्त हुआ, है ना। लेकिन अब क्या करेगा ना कि यहाँ पर यह वाली संख्या बड़ा होगा, है ना, यहाँ पर यह वाली संख्या बड़ा हो जाएगी। जैसे देखिए हमने संख्या 2 लिखा, अब यहाँ पर हम लोग 3 घात लिखते हैं, लेकिन भागा यहाँ पर लिख देते हैं 2 पर हम चलिए 4 घात हमने लिख दिया, सिंपल हमने 2 पर 4 घात लिख दिया। अब क्या होगा, घातांक के इसी नियम से आपको क्या कर देना, अंश में से हर वाले घात घटा लेना है। तो जब अंश वाले में से हर वाले घात घटा देंगे ना, 2 पर घात, यहाँ पे 3 में से अब जब 4 को घटा देंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, 2 पर आपको ऋण 1 घात प्राप्त हुआ। जो भी घातांक की संख्या थी वो आपका ऋणात्मक हो गया, है ना, यहाँ पे 2 पर ऋण 1 घात आ गया। अच्छा इसका ये मतलब क्या हुआ, 2 पर ऋण 1 घात आ गया ना, तो इसका मतलब ये है ना, जैसे देखिए इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अंश में, ये अंश में या हर में, तो देखिए 2 पर घात 3 हमने लिख दिया, अब हर में हम लिख देते हैं 2 पर घात 4, तो यहाँ पे 2 के कुल कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 2 गुणते 2 गुणते 2, यहाँ पे 3 गुणनखंड हमने लिख दिया, और हर पे 2 के कितने गुणनखंड है, 4 गुणनखंड है, तो यहाँ पे 2 गुणते 2, इस प्रकार से हमने 4 गुणनखंड लिख दिया। अब अंश और हर को विभाजित कर लीजिए, यहाँ पे 2 से 2 विभाजित, 2 से 2 विभाजित, यहाँ पे 2 से 2 विभाजित, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पे यही बचा 2 बचा हुआ है, तो इसको 1/2 लिखेंगे, ठीक है, अंश में 1 तो रहेगा ही, 1/2 आपको बचा, तो यहाँ पे 1/2 जो यहाँ पे इस प्रकार से आपने हल करके देखा ना, तो 1/2 प्राप्त हो रहा है। और इस प्रकार से जब आपने हल किया, पहले वाले में से दूसरे वाले घात घटाया, तो यहाँ पे 2 पर ऋण 1 घात आपको प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है ना कि देखिए यहाँ पे 2 पर ऋण 1 घात का मतलब ये हो गया ना कि 1/2, ठीक है, यहाँ पे कोई भी संख्या पर ऋणात्मक घात रहेगा
तो उसको आपको सिंपल व्युत्क्रम करना है ना। जैसे देखिए यहाँ पर 2 पर ऋण एक घात है, इसका मतलब है 1/2। इसी प्रकार से यदि 2 पर मान लेते हैं 2 घात रहता, यदि इसको हम लोग को इस प्रकार से लिखना रहेगा ना, यहाँ पे मतलब 2 पर ऋण 2 घात है। अब इसका मतलब ये हो गया ना 1/2 पर आप 2 घात लिखेंगे, 1/2 पर 2 घात, इसको इस प्रकार से लिख देंगे, है ना। यदि यह हर में अंश और हर के रूप में, यदि आप इसको अंश के रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 पर आप ऋण 1 घात लिखेंगे, ऋण 2 घात लिखेंगे। जैसे 2 पर ऋण 1 घात का मतलब 1/2 हो गया। चलिए इसी प्रकार से कोई भी संख्या रहेगा, मान लेते हैं कोई भी संख्या आपको आ गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे चलिए हमने 5 लिख दिया, 5 पर हमने ऋण 6 घात लिख दिया। अब इसका मतलब यदि हम लोग घात को धनात्मक करके लिखना चाहते हैं तो एक बटा यहाँ पे एक के नीचे में ला दीजिए, ठीक है। मतलब ये समझ सकते हैं कि जो भी संख्या है यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे ऋणात्मक है तो धनात्मक कर देंगे, साथ साथ जो भी संख्या रहेगा उसको आप व्युत्क्रम कर देंगे। यहाँ पर 5 पर घात 6 हो गया, ठीक है। जो भी संख्या था यहाँ पर हमने धनात्मक घात कर दिया और साथ साथ इसको हमने व्युत्क्रम कर दिया। कोई भी घातांकी रूप में संख्या लिखा रहेगा, यदि घात ऋणात्मक है, यदि आप उसको धनात्मक करना चाहते हैं तो एक के नीचे एक बटे मिला दीजिएगा। और चलिए अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी संख्या ऋणात्मक रहेगा, कोई भी आधार में और मतलब घातांकी रूप में संख्या लिखी गई है, यदि उस पर घात ऋणात्मक है, सिंपल संख्या को आपको व्युत्क्रम करना है। यदि आपको धनात्मक घात चाहिए तब। चलिए अब देखिए, अब इसी को हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं ना, दोनों पक्ष बराबर ही आपस में, यह आपस में बराबर ही है। जैसे देखिए मान लेते हैं 5 = 5 है, ठीक है। तो 5 = 5 है, यदि इसको दोनों को आप व्युत्क्रम कर देंगे, 1/5 आपने कर दिया, इसको भी 1/5 कर दिया, तभी तो दोनों मान बराबर ही रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पर हमने सिंपल लिख दिया 2 = 2 है, ठीक है। ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो जब यहाँ पे इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/2 और 1/2 भी है तो आपस में बराबर रहेगा, उसका व्युत्क्रम भी आपस में बराबर रहेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्या कर देना है, व्युत्क्रम। यहाँ पर जब व्युत्क्रम आप कर देंगे ना तो 1/5 पर आपको ऋण 6 प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, आपको इसका भी व्युत्क्रम कर देना है तो 5 पर घात आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि यदि यहाँ पर संख्या कोई धनात्मक घात के रूप में लिखा गया है, यदि 5 पर 6 घात है, यदि इसको आप ऋणात्मक करके लिखना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, 1/5 पर ऋण 6 घात लिखना पड़ेगा, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इन कथनों को आप ध्यान में रखेंगे। कोई भी संख्या का यदि ऋणात्मक चिन्ह हटाना है तो उसको व्युत्क्रम कर देना है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई संख्या 1/, नीचे यहाँ पे 1/, यहाँ पे घातांकी रूप में संख्या लिखी गई है और यहाँ पे ऋणात्मक घात है ना। यदि इसको धनात्मक करना चाहते हैं तो इसको आप अंश में ला देंगे, ठीक है। चलिए बाकी प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे उसको भी। देखिए और इस नियम को हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए a/b है और इस पर ऋणात्मक घात है, और इसका फिर यदि आप धनात्मक घात करके लिखना चाहते हैं तो इसका भी व्युत्क्रम कर देंगे। जैसे देखिए हमने लिख दिया 2/3, अब इस पर ऋण घात है, चलिए हमने ऋण 3 ही घात लिख दिया। यदि इसको हम लोग को धनात्मक कर देना है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे। जो भी यहाँ पे संख्या लिखेंगे ना आधार, इसका व्युत्क्रम करिए तो यहाँ पे ये 3/2 हो जाएगा, और इस पर अब घात क्या हो गया, धनात्मक। यहाँ पे जो ऋण चिन्ह था अब धन चिन्ह हो गया, लेकिन यहाँ पे संख्याएं व्युत्क्रम हो गया। अच्छा ये हुआ किस प्रकार से, इसको एक बार चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर घातांकी रूप में संख्या लिखेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यह घात हम इस पर भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर घातांकी रूप में संख्या लिखे गए, यहाँ पे a/b है, इस पर घात है ना, a/b के रूप में इस पर घात है, तो यहाँ पर इस घात को हम लोग यहाँ पे अंश वाली संख्या पर भी लिख सकते हैं और इसी घात को हर वाली संख्या पर भी लिख देंगे। तो देखिए अब यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पर घात 3 था और इस पर ऋण 3 घात था, तो यहाँ पर हम लोग जो अंश वाली संख्या है इस पर भी हम लोग ऋण 3 घात लिख सकते हैं, और जो हर वाली संख्या है इस पर भी हम लोग ऋण 3 घात लिख सकते हैं। अब हमने बताया कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है, यदि उस पर आप धनात्मक घात लाना चाहते हैं तो उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहाँ पे हर में इसको अंश में कर दीजिए, यहाँ पे 3 पर 3 घात हो जाएगा और ये धनात्मक हो गया। हमने बताया किस प्रकार से था, हमने पीछे आपको बताया कि कोई भी संख्या रहेगा, यदि उस पर ऋणात्मक घात है, सिंपल आपको व्युत्क्रम कर देना है ना। व्युत्क्रम हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इस पर ऋणात्मक घात है, इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, है ना। यहाँ पे अंश में है तो इसको हम लोग हर में कर देते हैं। 2 पर घात हमने 3 कर दिया, लेकिन अब घात क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पर घात दोनों पर बराबर ही है तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2, इस पर घात हम लोग 3 लिख सकते हैं ना। ये इसी घातांक के नियम से, है ना। यहाँ पे आधार और अंश और हर में संख्या लिखी गई है और घात देख रहे हैं सेम में, तो यहाँ पर दोनों पर हम लोग एक ही घात को लिख सकते हैं ना। तो इसी द्वारा आपको फिर यही आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर घातांक के सभी नियमों को हम लोगों ने सीख लिया, घातांक के सभी नियमों को सीख लिया। अब बाकी आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे देंगे, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दे देगा 3 पर ऋण 2 घात है ना। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, हल करते हैं। 3 पर घात ऋण 2 है। चलिए इसको कोई भी संख्या अंश में लिखी गई है, मतलब कोई भी संख्या पर यदि ऋणात्मक घात है उसे धनात्मक करना है, तो हमने बताया आपको किस प्रकार से कर देना है। जो भी दी गई संख्या रहे उसका आपको व्युत्क्रम कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, 1/, यहाँ पर अब 3 पर कुल कितने घात हो जाएगा, 2 घात हो जाएगा। चलिए, और किसी संख्या पर जितना घात रहता है आधार के उतने गुणनखंड रहते हैं। तो यहाँ पे 3 पर घात 2 है तो 3 के मतलब यहाँ पे 2 गुणनखंड है। जब 3 में 3 का गुणा कर देंगे 3 तिहाई आपको 9 प्राप्त हो जाएगा, है ना।
इसको हल करने पर आपको 1/9 प्राप्त हुआ। यदि घातांक का नियम के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। ए पर घात मान लेते हैं, यहाँ पे ऋण घात है, ठीक है। यहाँ पे आधार में कोई संख्या है, उस पर घात ऋणात्मक है, तो इसको यदि आप धनात्मक करना चाहते हैं तो 1 के यहाँ पर नीचे कर दीजिए, ए पर घात यहाँ पर सिंपल यम कर दीजिए, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सेकंड प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सेकंड में आपको प्रश्न दे देगा, यहाँ पे ऋण 4 है और उस पर घात है ऋण 2। यहाँ पर संख्या ऋण 4 है और इस पर घात है ऋण 2। यदि हम लोग को इसको धनात्मक कर देना है तो 1 के हम लोग सिंपल नीचे कर दीजिए, है ना। यहाँ पे घातांक यही नियम का इस्तेमाल होगा, या फिर इस घातांक के नियम को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पर बी वाली, यहाँ पर हर में तो संख्या है नहीं, यहाँ पर ना बी को सिंपल हटा दीजिए। यहाँ पर हर में बी नहीं है और यहाँ पर अंश में बी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर कोई यहाँ पर ऋणात्मक घात रहेगा ना, तो यहाँ पर जो संख्या है ये पहले अंश में था, अब यह हर में आ जाएगा। इसको इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं, 1/a के घाते 1/a के घाते यम, है ना, धनात्मक हो गया। जो भी संख्या था वो व्युत्क्रम हो गया, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंश में मतलब यहाँ पे हर में कोई संख्या नहीं रहेगा। यदि हर में संख्या रहेगा तो सिंपल हम लोग इस नियम का इस्तेमाल कर देंगे, बराबर ए पर घात मतलब 1/a पर घात हमने सिंपल यम लिख दिया, है ना। यही नियम है, बाकी हमने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ये इस प्रकार से यह नियम हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ऋणात्मक घात है, ऋण 2 घात है, इसको हम लोग धनात्मक करना चाहते हैं, संख्या को व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 1 के नीचे यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे ऋण 4 पर घात क्या हो गया, 2 घात हो गया। चलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोई भी संख्या आधार में उस पर जितना घात रहता है उसके उतने गुणनखंडों गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे ऋण 4 के 2 गुणनखंडों को आप गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि इस पर 2 घात था। यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे ऋण में ऋण का गुणा हो गया, एक धनात्मक की संख्या आपको मिलेगा, 4 में 4 गुणा कर देंगे आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। 1/16 यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ। यदि घातांक का नियम की बात करें तो यही घातांक का नियम लिख दीजिए, यही नियम है। ए पर घात ऋणयम था यहाँ पे, तो हमने इसको व्युत्क्रम कर दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना 1/5 है, इस पर घात ऋण 5 आ गया। यहाँ पे 1/2 है और इस पर घात ऋण 5 है। चलिए अब इसका हमने बताया, इस पर कोई घात है, इसका भी हम लोग को व्युत्क्रम ही करना है। यहाँ पे घातांक के इसी नियम से, यहाँ पे a/b के रूप में संख्या है, उस पर ऋणात्मक घात है, उसको यहाँ पर अंश और हर वाली जो भी संख्या है उसका हम लोग को व्युत्क्रम करके लिख देना है ना। व्युत्क्रम कर देंगे, घात धनात्मक हो जाएगा, इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पर हमने इसको 2/1 लिख दिया और इस पर हमने घात यहाँ पे धनात्मक कर देते हैं, 5 हमने कर दिया, है ना। यदि नीचे घातांक का यहाँ पे नियम लिखना है तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे a/b पर घात है ऋणात्मक और यहाँ पर इसको हम लोग b/a कर देंगे और अब घात को कर देंगे धनात्मक। चलिए यहाँ पर इस पर भी घात आएगा, यह घात इस पर भी आएगा, यह घात इस पर भी आएगा, है ना। घातांक के नियम से हो रहा है। यहाँ पर 2 पर भी 5 घात आ जाएगा और 1 पर भी 5 घात आ जाएगा। यहाँ पर घातांक के इसी नियम का हमने प्रयोग किया। यहाँ पे अंश और हर में संख्याएं थी, उस पर घात था, तो घात यहाँ पे अंश पर भी आ जाएगा, हर पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अंश और हर में संख्या था, तो यहाँ पर जो भी घात था अंश पर भी आ जाएगा, हर पर भी आ जाएगा, और इस प्रकार से हमने लिख दिया। चलिए इसको हम लोग घेर देते हैं इस प्रकार से। एक यह नियम लगा, साथ साथ यहाँ पर हम नियम भी लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर a/b रहेगा और इस पर कोई घात आ गया यम, तो यहाँ पर यह घात a पर भी आ जाएगा और ये घात b पर भी आ जाएगा, है ना। ये कथन दोनों तरह से चलेगा, ये घातांकी नियम दोनों तरह से चलेगा। आपको जैसा प्रश्न में आवश्यकता रहेगा उस प्रकार से ले लीजिएगा। यहाँ पर 2 पर घात 5 है, मतलब 2 की कुल 5 गुणनखंड, यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुणते इस प्रकार से हमने 5 गुणनखंडों को लिख लिया, ठीक है, 3 2 5। अब यहाँ पर 1 पर 5 घात है ना, यहाँ पर हर में संख्या 1 है, संख्या 1 पर 5 घात है, मतलब इसके 5 गुणनखंडों को अभी आप गुणा कर देंगे ना, तभी भी आपको केवल संख्या 1 ही प्राप्त होगा, है ना। और यहाँ पे जो भी अंश में संख्या है उसमें 1 से भाग देंगे तो वहीं स्वयं संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल हटा देते हैं। चलिए इसका आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32। यहाँ पे गुणा करने पर आपको गुणनफल 32 प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर जो भी घातांकी संख्या दिया गया था उसको हल करने पर हमें 32 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है ना, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें सरल भी करना है, हल भी करेंगे हम लोग, और जो भी यदि घातांक के रूप में संख्या हमें प्राप्त होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि उसका जो भी घातांक रहे, है ना, वो धनात्मक होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो ए वाला प्रश्न दे देगा ऋण 4 है, उस पर घात 5 है, और भागा यहाँ पे ऋण 4 है, उस पर घात 8 है। इसको नोट करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया ऋण 4 है, इस पर घात दे दिया गया 5, भागा ऋण 4 है, इस पर घात दे दिया गया 8।
देखिए हमें पता है ना कि जब भी संख्या अंश और हर के रूप में रहती है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर ये संख्या अंश में, ये संख्या हर में। और जब भी देखेंगे कि आधार समान है, यहाँ पर देख रहे हैं आधार समान है ना, यहाँ पर ऋण 4 है, यहाँ पर भी ऋण 4 है। घातांक समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल ये देखना है कि आधार समान होना चाहिए, बीच में भाग का चिन्ह होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो भी अंश में घात रहता है ना, यहाँ पर पहले का घात यहाँ पे दूसरे वाला घात से घट जाता है। यहाँ पे घातांक का देखिए यही नियम लगेगा। यहाँ पे आधार समान होना चाहिए, बीच में भाग का चिन्ह होना चाहिए। तो पहले वाले घात में से दूसरा वाला घात हम लोग घटा देंगे, है ना, यही आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 4 पर यहाँ पे 5 में से क्या घटा दीजिए, 8 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर जब 5 में से 8 घटा देंगे तो आपको ऋण 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आधार ऋण 4 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर अंतर करते हैं हम लोग, घटाते हैं 5 में से, मतलब यहाँ पे दोनों संख्याओं का चिन्ह विपरीत है ना, यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक घट जाएगा, ऋणात्मक की संख्या प्राप्त होगा, जो कि आपको ऋण 3 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है तो यहाँ पे अंतर कर देंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, और ऋणात्मक वाली राशि का मान अधिक है, इसी का चिन्ह लगेगा, ऋण 3 हो गया। अब आप इसको कर देना, यहाँ पर घातांक के रूप में तो संख्या है, लेकिन यहाँ पर हमें पता है कि जो प्रश्न दिया गया था ना, प्रश्न में दिया था यहाँ पर चिन्ह इसका ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। हमें पता है ना, यहाँ पर यही नियम लग रहा है। कोई भी संख्या रहेगा, मान लेते कोई घातांक के रूप में संख्या लिखी गई, उस पर ऋणात्मक घात है, सिंपल उसका व्युत्क्रम कर दीजिए। तो यहाँ पे इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, 1/, यहाँ पे ऋण 4 पर घात यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पर घात क्या है, यह धनात्मक हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सरल करना था। यहाँ पर नियम को हम लिखते नहीं हैं, बाकी जो भी नियम लगेगा उसको हम दिखा देंगे आपको, है ना, कि कौन सा नियम लग रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न पे। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना, यहाँ पे 1/, और यहाँ पे 2 पर घात 3 है, और कोष्टक यहाँ पे घात 2 दे देगा। चलिए यहाँ पे 1 है और बटा 2 पर घात 3 है, और इस पर घात है 2। तो यहाँ पर जो भी घातांकीय रूप में संख्या लिखी गई है ना, अब यहाँ पर यह घात 1 पर भी आएगा, यह घात यहाँ पे 2 पर भी आएगा, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 1 पर भी 2 घात आ जाएगा, यहाँ पर 2 पर 3 घात पहले से है, और इस पर भी 2 घात लग जाएगा। और यहाँ पर हम लोग 1 में 1 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे 1 पर 2 घात है, 1 का 2 गुणनखंड है, 1 का 1 में गुणा करेंगे, सिंपल आप गुणनफल 1 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 2 पर घात, यहाँ पर 2 पर घात 3 पहले से था, उस पर घात 2 गया। तो यहाँ पे घातों का हमें पता है कि आपस में गुणा कर देना होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल आपस में घातों का गुणा कर देंगे, घातांक के नियम से 2 गुण दें 2 हो जाएगा, और 3 में यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। एक बार लिख देते हैं इस प्रकार से, 3 गुणते 2 करके लिख देते हैं, 1/3 दूना 6, 2 पर घात आपको 6 प्राप्त हो जाएगा। और चूँकि धनात्मक करके ही आपको लिखना था, तो हम लोग इसको इसी प्रकार से छोड़ देंगे, है ना। और हम दिखा देते हैं कौन कौन घातांक के नियमों का हमने प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए अंश और हर में संख्या है, उस पर कोई घात है, तो यहाँ पे अंश पर भी आ जाएगा घात, तो यहाँ पे हर पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर अंश पर ला दिया घात, और यहाँ पे हर पे घात ला दिया। और यहाँ पे जब यहाँ पे जो हर वाली संख्या थी ना, 2 पर 3 घात था, पहले से घातांक के रूप में था, उस पर घात आ गया। तो यहाँ पर जब भी घात के ऊपर घात आ जाता है, तो उस घातों को आपस में गुणा कर देते हैं ना। यहाँ पे एक घात यम है, और फिर उस पर घात यन आ गया, तो यम यन का सिंपल हम लोग गुणा कर देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंपल गुणा कर दिया। और फिर आपको हल करने पर संख्या आपको प्राप्त हुआ 1/2 पर घाते 6। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाले प्रश्न में आपको संख्या दे देगा ना, ऋण 3 है, इस पर घात है 4, गुणते 5/3 है, और उस पर घात है 4। इसको नोट करते हैं, ऋण 3 इस पर घात हो गया 4, गुणते 5/3, और इस पर घात है 4। इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऋण 3 इस पर घात 4 को इसी प्रकार से नहीं देते हैं, और गुणते यहाँ पर हमें पता है अंश और हर में संख्या लिखी गई रहेगी, यदि उस पर कोई घात है तो यहाँ पर घात अंश पर भी आएगा, हर पर भी आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 पर घात 4 आ गया, और यहाँ पर 3 पर भी घात 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो ऋण 3 पर घात 4 है ना, इसका वैल्यू यहाँ पर 3 पर घात 4 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हमने लिख दिया ऋण 1, ये ऋण 1 लिख कर इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। यदि मान लेते हैं, देखिए ऋण 1 है, इस पर यदि 1 घात है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या ऋण 1 ही रहेगा। चलिए यदि हम लोगों ने ऋण 1 ही है, इस पर घात हमने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऋण 1 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे ऋण 1 के साथ ऋण 1 का गुणा होकर आपको गुणनफल लिखा हुआ आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे यदि हम लोग ऋण 1 पर घात 3 लिख दें, मतलब ऋण 1 का 3 गुणनखंडों गुणा हो जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा कर देंगे, धनात्मक संख्या मिल जाएगा, और फिर धन और ऋण का गुणा कर देंगे, फिर आपको ऋणात्मक संख्या मिलेगा, और फिर गुणनफल तो आपको 1 ही मिलेगा। चलिए यहाँ पर ऋण 1 लिख देते हैं, इस पर हमने 4 घात लिख दिया, तो यहाँ पे ऋण 1 गुणते ऋण 1, इसके 4 गुणनखंडों का गुणा, यहाँ पे 4 गुणनखंडों का हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऋण में ऋण का गुणा होकर धनात्मक संख्या मिलेगा, यहाँ पर भी ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो जाएगा, और धनात्मक संख्या प्राप्त होगा ना, तो धन में धन का फिर गुणा कर देंगे, फिर भी आपको एक धनात्मक की संख्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर धन आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, वो भी धन का। तो यहाँ पर आप जब भी देखेंगे ना कि कोई भी घातांक के रूप में संख्या लिखा गया रहेगा,
यदि उस पर सम घात है ना, यहाँ पे सम घात रहेगा और पहले से संख्या ऋणात्मक है, ठीक है, और उस पर घात है। घात जब भी देखेंगे कि यहाँ पर विषम रहेगा तो हमेशा ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। जैसे देखिए 1 है तो यहाँ पर विषम मिला, ठीक है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर जैसे ऋणात्मक चिन्ह मिल रहा है तो यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह मिलेगा। इससे आपको ये पता चला ना कि जब भी यहाँ पर ऋण 1 पर यदि आप 5 घात लिखेंगे, है ना, तभी भी आपको ऋण 1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, मान लेते हैं ऋण 1 है, कोई भी ऋणात्मक संख्या हो सकता है। यदि उस पर ना इस प्रकार से विषम घात आ गया तो हमेशा जो आपको संख्या रहेगी वह ऋणात्मक ही प्राप्त होगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, और देखिए यहाँ पर जब भी समघात रहेगा, कोई ऋणात्मक संख्या उस पर समघात है, यहाँ पे 2 घात है तो ऋण का गुणा होकर आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर भी 4 घात है तो यहाँ पर भी आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम लोग ऋण 1 पर 6 घात लिखेंगे ना, तभी भी आपको एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। सिंपल आप 1 लिख दीजिएगा या फिर +1 करके लिख दीजिएगा, तो यहाँ पर भी आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे जब भी ऋण 1 रहेगा, मतलब संख्या कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगा, उस पर समघात रहेगा तो हमेशा आपको चिन्ह क्या मिलेगा, धनात्मक चिन्ह प्राप्त होगा। तो इस कथन को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी यहाँ पर ऋणात्मक संख्या है ना, यहाँ पे ऋण 3 है, ऋणात्मक संख्या, इस पर यहाँ पे 4 घात है तो यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऋण 3 पर घात हम लोग सिंपल 4 लिख सकते हैं। कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगा, इस पर 4 घात था ना, 4 सम होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक धनात्मक संख्या आपको प्राप्त होगा, है ना। गुणते यहाँ पर 5 पर घाते 4 है और 3 पर घाते यहाँ पे 4 है, यह अंश और हर आपस में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह विभाजित हो गया, सिंपल आपको क्या प्राप्त हुआ, 5 पर घाते आपको सिंपल 4 प्राप्त हुआ, ठीक है। यही आपको हल करने पर प्राप्त हुआ। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। यहाँ पर जो भी है घात यहाँ पर धनात्मक ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये दे देगा 3 है, उस पर ऋण 7 घात है, भागा। यहाँ पे 3 है, उस पर ऋण 10 घात है, गुणते। यहाँ पे कोष्टक बंद करके गुणा है और इस पर ऋण 5 घात है। नोट करते हैं इसको। चौथे प्रश्न में आपको दे देगा ना, 3 है, उस पर ऋण 7 घात है, भागा। 3 है, उस पर ऋण 10 घात है, कोष्टक बंद, गुणते। 3 है, उस पर ऋण 5 घात है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग को पता है ना कि आधार समान रहेगा, यहाँ पे आधार समान है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बीच में भागा का चिन्ह है, तो यहाँ पे पहले वाले में से दूसरे का घात हम लोग घटा देते हैं। सिंपल पहले हम लोग इसी कोष्टक को हल करते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर पहले घात है, यहाँ पे ऋण 7 और यहाँ पर घटाएंगे तो ऋण चिन्ह तो पहले से ही रहेगा और यहाँ पे जो भी घात है यह भी ऋणात्मक है, तो यहाँ पे कोष्टक करके हम लोगों ने ऋण 10 लिख दिया और गुणते 3 पर यहाँ पे ऋण 5 घात है। चलिए यहाँ पे ऋण 7, 3 पर घात है ऋण 7, ऋण में ऋण का गुणा होकर एक धनात्मक की संख्या प्राप्त होगा, जो कि आपको धन, यहाँ पे धन 10 मिलेगा और गुणते 10 पर ऋण 5 है, ठीक है। आगे हल करते हैं। आगे यहाँ पर हो जाएगा विपरीत चिन्ह है, यहाँ पे 10 में 7 घटा देंगे 3 मिलेगा, 3 पर घात आपको 3 प्राप्त हुआ, गुणते, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 10 नहीं था, यहाँ पर 3 था ना, यहाँ पे 3 था, 3 पर घात ऋण 5 है, यहाँ पे गुणते 3 पर 3 रहेगा, 3 पर यहाँ पे ऋण 5 घात है। देखिए जब भी गुणा में संख्याएं रहता है ना, संख्याएं गुणा में रहती हैं, उनका आधार समान रहता है ना, घातांक के रूप में संख्याएं लिखेंगे, यहाँ पे गुणा, बीच में गुणा का चिन्ह है और यहाँ पे आधार समान है तो घातों को सिंपल जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पर आधार 3 रहेगा, घातों को जोड़ देते हैं 3 और प्लस यहाँ पे ऋण 5 को जोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे बराबर 3 है, यहाँ पे विपरीत चिन्ह ही आपको प्राप्त होगा, 3 ऋण 5 ही मिलेगा, जोड़ेंगे तभी भी घट ही जाएगा। चलिए यहाँ पर अंतर कर देंगे तो यहाँ पर आपको 3 पर ऋण 2 घात प्राप्त हुआ। अब चूँकि आपको ऋणात्मक घात करके नहीं लिखना है तो यहाँ पर हम लोग धनात्मक कर देते हैं, बस इसको सिंपल हम लोग 1 के नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर 3 पर घात हमने 2 लिख दिया है ना, तो इसी प्रकार से यही आपको हल प्राप्त हुआ, 1/3 पर घाते 2। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5 में जो भी संख्या दे दी गई घातांकी रूप में, इसको नोट करते हैं। जो कि दे देगा 2 पर ऋण 3 घाते, गुणते ऋण 7 पर यहाँ पे ऋण 3 घाते, नोट करते हैं इसको। यहाँ पे 2 पर यहाँ पे ऋण 3 घाते, गुणते ऋण 7 पर भी यहाँ पे ऋण 3 घाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आधार तो भिन्न भिन्न है लेकिन यहाँ पर घात समान है, तो हमें पता है घात समान लिख दीजिए और यहाँ पे जो भी आधार है उसका गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऋण 7 का हमने गुणा कर दिया, आधार का गुणा कर दिया और जो सेम घात है उसको लगा दीजिए, ऋण 3 को हमने लगा दिया। यहाँ पे घातांक है, यहाँ पे इस नियम से काम हो रहा है। यहाँ पे ए और बी दोनों अलग अलग है ना, ए और बी दोनों अलग अलग हैं संख्याएं और यहाँ पे लेकिन उनका घात सेम है, तो यहाँ पे दोनों संख्या ए बी का गुणा करके उस पर जो भी घात है उसको लगा दीजिए, है ना। यही घातांक का नियम, इसी नियम का प्रयोग हो रहा है। चलिए यहाँ पर जो भी आधार की संख्याएं थे उनका हमने गुणा करके सिंपल घात लगा दिया। चलिए यहाँ पे 7 दूना 14, ऋण आपको 14 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अंदर हमने गुणा कर दिया, ऋण 14 मिला, इस पर घात क्या है, ऋण 3 है।
अब चूंकि हमें ऋणात्मक घात करके नहीं लिखना है, धनात्मक करना है, तो यहाँ पर इसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, एक के नीचे कर देते हैं, 1 बटा यहाँ पे ऋण 14 है, इस पर घात अब धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋणात्मक घात था ना, अब यहाँ पे घात धनात्मक हो गया, 1 बटा ऋण 14 पर घात आपको 3 प्राप्त हुआ है ना। इसको हल करने पर हमें सिंपल ही प्राप्त हुआ, जो कि धनात्मक घात के रूप में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया, मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न को हम लोग नोट करते हैं। हम लोग हल करने वाले हैं तीसरे प्रश्न को, और तीसरे में भी हम लोग फर्स्ट को नोट करते हैं। यहाँ पर दे दिया गया 3 पर घात 0 प्लस 4 है, इस पर ऋण 1 घात है, कोष्टक बंद, गुणते 2 पर घात 2 है। इसको हल करते हैं। कोई भी संख्या रहता है, यहाँ पर शून्येतर संख्या होनी चाहिए, मतलब शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या होना चाहिए, उस पर यदि घात 0 आ गया तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। इसके बारे में हमने बताया था आपको, देखिए इन्हीं में कोई भी संख्या रहेगा उस पर घात 0 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो गया। प्लस यहाँ पे 4 है संख्या, इस पर ऋण 1 घात है, यहाँ पर हम लोग घात को पहले धनात्मक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग 1 के नीचे लिख देंगे, 1 बटा यहाँ पर 4 लिख दीजिए, है ना। अब यहाँ पर एक घात धनात्मक हो गया, तो यहाँ पर केवल 1 घात मिलेगा, जो कि 4 पर 1 घात मिलेगा, तो उसका हम लोग हटा ही देते हैं ना। 4 पर 1 घात का मतलब 4 का 1 गुणनखंड है, तो सिंपल हमने इसको 4 लिख दिया। यहाँ पर कोष्टक हम लोग सिंपल पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है। और 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 पर यहाँ पे 2 घात है, मतलब 2 के 2 गुणनखंडों का गुणा, जब 2 का 2 में गुणा कर देंगे तो सिंपल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको और हल करते हैं। यहाँ पर लसा ले लेंगे तो आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बटा 1 लिख दीजिए, 1 से 4 में भाग देंगे, 4 पर भाग चला जाएगा, 4 के 1 में गुणा कर देंगे 4 हो जाएगा, प्लस 4 से 4 में भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 4 मतलब 1 का 1 में गुणा कर देंगे तो सिंपल 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे कोष्टक बंद, यहाँ पे गुणते 4 है, 4 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 बटा यहाँ पर 4 है और गुणते 4 है, अंश और हर में यहाँ पे 4 विभाजित हो जाएगा। सिंपल आपको हल करने पर क्या प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ, ठीक है। फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर है, इसको नोट करते हैं, है ना। चलिए यहीं पर हल कर देते हैं इसको। सेकेंड प्रश्न में आपको दे दिया गया ना, 2 है, इस पर ऋण 1 घात है, गुणते 4 है, इस पर ऋण 1 घात है, कोष्टक बंद, यहाँ पे भागा 2 पर, यहाँ पे ऋण 2 घात है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे ऋण 1 घात है, मतलब इसका हम लोग को व्युत्क्रम कर देना है। यहाँ पर हमने सिंपल कर दिया, 1 बटा 2 कर दिया, यहाँ पे एक घात धनात्मक हो गया। अब सिंपल धन 1 घात मिलेगा तो उसको हम लोग हटा देते हैं, मतलब उसका 2 का 1 गुणनखंड है, तो यहाँ पर 1 ही गुणनखंड है, यहाँ पे गुणते, यहाँ पर यह 1 बटा 4 हो जाएगा। चलिए भागा का चिन्ह, और यदि इसको हमें बदलना है ना तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 1 बटा 2 पर 2 घात, ठीक है। यहाँ पर ये भी ऋणात्मक घात था, इसको हमने भी 1 के नीचे ही लिख दिया, ठीक है। 1 बटा यहाँ पे 2 पर घात 2 हमें प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर हम लोग सिंपल गुणा कर देते हैं, अंश का अंश में गुणा कर देंगे, 1 मिलेगा, 1 का 1 में गुणा कर दिया, 4 दूना 8, हर का हमने हर में गुणा कर दिया। यहाँ पे भागा का चिन्ह, यहाँ पे 1 बटा 2 का यहाँ पे 2 गुणनखंड है, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, सिंपल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही प्राप्त हुआ, बराबर 1 बटा 8 है, और भागा के चिन्ह को हम लोग गुणा बदलेंगे, जो भी संख्या रहेगा उसका व्युत्क्रम कर दीजिएगा, तो यहाँ पे 4 बटा 1 लिख दीजिएगा। यहाँ पर 4 और 8 आपस में विभाजित है, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 दूना 8, है ना। तो यहाँ पे अंश में यदि 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 का 1 गुणा कर देंगे 2 ही मिलेगा। आपको हल करने पर सिंपल 1 बटा 2 आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। और यही इस प्रकार से सेकेंड प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड वाले प्रश्न में यहाँ पे यह दे दिया गया, इसको हम लोग नोट करते हैं। चलिए थर्ड वाले प्रश्न में आपको दे देगा 1 बटा 2 पर ऋण 2 घात है, 1 बटा 2 पर ऋण 2 घात है, प्लस 1 बटा 3 पर ऋण 2 घात है, प्लस 1 बटा 4 पर ऋण 2 घात है। इसको हल करते हैं हम लोग। हमें पता है ना, कोई भी संख्या यदि भिन्न के रूप में लिखा गया, अंश और हर के रूप में लिखा गया है, यदि हम लोग उसका यहाँ पर ऋणात्मक घात है, ऋणात्मक घात को यदि हम लोग धनात्मक करेंगे तो जो भी संख्या रहेगा उसमें व्युत्क्रम हो जाएगा। यहाँ पर यह 2 बटा 1 हो जाएगा, है ना, 2 बटा 1 हो गया। अब यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी घात रहेगा वो धनात्मक हो गया, प्लस यहाँ पे इसको हम लोग 3 बटा 1 लिख देते हैं, और इस पर घात जो रहेगा वो धनात्मक हो जाएगा, प्लस इसको हमने लिख दिया 4 बटा 1, और इस पर अब घात धनात्मक हो गया। घातांक के इसी नियम का प्रयोग किया जा रहा है ना। कोई भी यहाँ पर अंश और हर के रूप में संख्या लिखा गया, a बटा b संख्या है, ठीक है, और यहाँ पर घात ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे b बटा 1 कर देंगे, व्युत्क्रम कर दिया, तो इसको हमने 1 बटा 2 था, 2 बटा 1 हमने कर दिया, है ना, और घात को अब हमने क्या लिख दिया, धनात्मक लिख दिया, ठीक है। इस प्रकार से हमने तीनों में कर लिया। चलिए अब यहाँ पे घात अंश पर भी आ जाएगा, 2 पर 2 घात हो गया, यहाँ पे 1 पर 2 घात, प्लस 3 पर भी 2 घात हो जाएगा। घातांक के नियम से ही हो रहा है, ठीक है। अंश और हर के रूप में संख्या है, उस पर कुछ घात है, तो यहाँ पर घात क्या होगा, अंश पर भी आएगा, हर पर भी, तो यहाँ पर 1 पर भी 2 घात, प्लस 4 पर घात 2, 1 पर भी आ जाएगा 2 घात, तो यहाँ पर 1 का 1 में जो भी है हर में 1 का 1 में गुणा कर देंगे, सिंपल 1 प्राप्त हो जाएगा। इसको सिंपल हम लोग हटा देते हैं, सभी हर को हटा देते हैं।
यहाँ पर 2 पर 2 घात है, मतलब 2 का 2 में गुणा, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 मिलेगा, प्लस यहाँ पे 3 पर 2 घात है, मतलब 3 के 2 गुणनखंडों का गुणा, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 मिलेगा, प्लस 4 पर 2 घात है, मतलब 4 के 2 गुणनखंडों का गुणा, 4 में 4 गुणा कर देंगे, 4 चौका आपको 16 प्राप्त हो जाएगा, है ना। सभी को हम लोग जोड़ते हैं ना, सभी को जोड़ेंगे, 16 में 4 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, 20 और 9 29 आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर थर्ड वाले प्रश्न को हल करने पर आपको 29 प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पर हल कर लेते हैं हम लोग चौथे को। चौथे में प्रश्न आपको ही नहीं देगा, यहाँ पे 3 पर ऋण एक घात है, 4 पर भी ऋण एक घात है, और प्लस में सब, और 5 पर भी ऋण एक घात है, और सब पर घात 0 है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 पर ऋण एक घात है, और प्लस यहाँ पे 4 पर ऋण एक घात है, और प्लस यहाँ पे 5 पर ऋण एक घात है, और उस पर भी सब पर यहाँ पे 0 घात है। तो आप चाहें तो इसको हल भी कर सकते हैं। फिलहाल में यहाँ पे कोष्टक के अंदर हल करने का कोई मतलब नहीं है। हमें पता है ना कि कोई भी संख्या रहेगा, यदि उस पर घात 0 आ गया है ना, कोई भी इसको हल करेंगे तो कोई संख्या ही आपको प्राप्त होगा, है ना। कोई परिमेय संख्या भिन्न प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या रहे, यदि उस पर घात 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 है ना। सिंपल इसको इस प्रकार से लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कोई संख्या ही है, इसको हल कर देंगे तो 1/3 मिलेगा, फिर 1/4 मिलेगा, फिर 1/5 मिलेगा, फिर आप प्लस से लेकर उसको हल करेंगे। हल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा, उस पर घात 0 है तो उसका वैल्यू सिंपल 1 होता है ना। यहाँ पर हमने लिख दिया। नंबर 5 में यही दे दिया गया घातांकी संख्या। यहाँ पे ऋण 2 है और हर में 3 है, और उस पर ऋण 2 घात है, फिर उस पर 2 घात है ना। इसको सिंपल नोट करते हैं। 5वें प्रश्न में ऋण 2/3 है, छोटा कोष्टक बंद है, यहाँ पे ऋण 2 घात है, और फिर सब पर है कोष्टक, यहाँ पर 2 घात है। यहाँ पर हमें पता है कोई भी संख्या घात के रूप में रहता है ना। यदि हम लोग को नियम लिखना है तो लिख देते हैं 1 घात यम, और उस पर कोई घात आ गया यन, तो 1 घात यहाँ पे यम यन हो जाता है, ठीक है। घातांक इन्हीं में यहाँ पर घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। ऋण 2/3 है, घातों का गुणा कर दीजिए। ऋण 2 गुणते यहाँ पर हमने 2 का गुणा कर दिया। चलिए यहाँ पर नोट करते हैं। ऋण 2 बटा यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक गुणा कर देंगे, ऋणात्मक की संख्या मिलेगा। 2 में 2 का गुणा कर देंगे, आपको ऋण 4 प्राप्त हो गया ना। यदि आप इसको धनात्मक करना चाहते हैं, कोई भी यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी गई हो सकती है, यदि उसको आप धनात्मक करना चाहते हैं तो संख्याओं को आपको क्या करना है, व्युत्क्रम कर देना है। तो यहाँ पर 3 बटा हमने ऋण 2 कर दिया, संख्या को व्युत्क्रम कर दिया, और जो घात है अब वो घात धनात्मक हो जाएगा। इस पर हमने सिंपल 4 घात लगा दिया। अब चलिए यहाँ पर 4 घात अंश पर भी आ जाएगा, 4 घात हर पर भी आ जाएगा, है ना। इसका हम लोग वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पर भी 4 घात, और यहाँ पे हर जो है यहाँ पे ऋण 2, इस पर भी आ जाएगा 4 घात, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के यहाँ पे 4 गुणनखंडों का आप गुणा कर देना है। 3 गुणते 3 गुणते इस प्रकार से 4 गुणनखंड रहेंगे, और उस प्रकार से यहाँ पे ऋण 2 के भी 4 गुणनखंड रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, हमने बताया कि कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगा उस पर घात सम है ना। यहाँ पर सम घात है 4 है, तो यहाँ पे जो भी संख्या है वो धनात्मक की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग 2 गुणते 2, यहाँ पे इसके हम लोगों ने 4 गुणनखंडों गुणा कर दिया। गुणा कर दीजिए, तो 3 तिहाई 9 गुणा कर देंगे, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 है ना। यहाँ पे 9 और 9 में 9 का गुणा कर देंगे, 9 9 81 आपको प्राप्त हो जाएगा। सबका गुणनफल सिंपल 81 मिलेगा। 2 दूना 4, और यहाँ पर भी 2 दूना 4, और 4 में 4 गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 प्राप्त हो जाएगा। इतना ही आपको प्राप्त हुआ, 81/16 प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पे 5वां वाला प्रश्न भी इस प्रकार से हल हो गया। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। हल करते हैं हम लोग। चौथे प्रश्न को दे दिया गया है ना, मान ज्ञात कीजिए। इसमें फर्स्ट सेकंड करके दे दिया गया। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न को यहाँ पे नोट करते हैं। यहाँ पे दे दिया 8 पर यहाँ पे ऋण 1 घात है, यहाँ पर 5 पर घात 3 है, और हर में 2 पर यहाँ पे ऋण 4 घात है। चलिए यहाँ पे ऋण 1 घात है, कोई भी संख्या पर हमें पता है कि यदि ऋणात्मक घात है तो उसको हम लोग व्युत्क्रम कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या आपको प्राप्त हो जाएगा, 5 पर 3 घात तो अंश में ही रहेगा, लेकिन अब यह संख्या आपका हर में आ गया। हमने बताया इसको किस प्रकार से हुआ, यह घातांक के नियम से हो रहा है। कोई भी संख्या पर हमने बताया था कि ऋणात्मक घात रहेगा तो संख्या सिंपल आप व्युत्क्रम कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 पर ऋण 4 घात है ना, तो इसको भी हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं, यह अंश में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह हो जाएगा, एक गुणते 2 पर घात 4 हो गया, ठीक है। इसको हमने शुरू में आपको बताया था, कोई भी संख्या रहेगा उस पर यदि ऋणात्मक घात है तो उसको अंश में है तो उसको हर मिला दीजिए, हर में है तो अंश मिला दीजिए, सिंपल। चलिए अब इसको हम लोग और हल करते हैं। यहाँ पे 5 पर घात 3 हम लोग इसी प्रकार से लिख देते हैं, और यहाँ पर 2 के 4 गुणनखंडों को गुणा है। 2 दूना 4 दूना, यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 आपको प्राप्त हो जाएगा। 16 और बटा यहाँ पे आपको यहाँ पे 8 है ना, 8 है। यहाँ पे फिर 8 से यहाँ पे 16 को विभाजित करेंगे, 8 दूना 16, 2 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक। तो यहाँ पर 5 पर घात 3 है और गुणते 2। और चलिए 5 पर घात 3 है, उसका भी 5 पर घात 3 है, इसका भी हम लोग आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 के 3 गुणनखंडों गुणा, 5 5 25, 5 125 होता है, ठीक है। 125 हो जाएगा,
और उसमें आपको 2 का गुणा कर देना है, 285 आपको मिलेगा। यहाँ पे 5 दूना 10 को 0 हासिल 1 लगा, 2 दूना 4 1 हासिल 5, 2 एकम 2, आपको सिंपल 250 प्राप्त हुआ इसको हल करने पर। आ जाते हैं इस पर सेकंड वाले पे। सेकंड में आपको दे देगा ना 5 पर घात ऋण 1 है और गुणते 2 पर घात ऋण 1 है और कोष्टक के बाहर 6 पर घात यहाँ पे ऋण 1 है। इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऋण 1 है घात है, तो इसको हम लोग यहाँ पे धन घात करने के लिए हम लोग इसको हर में लिख देते हैं। यहाँ पर इसको भी हमने लिख दिया 1/2 कोष्टक बंद गुणते। यहाँ पर भी ऋणात्मक घात है, इसको भी हमने लिख दिया सिंपल 1/6। चलिए यहाँ पे 2 में मतलब 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 ही मिलेगा। यहाँ पे 5 दूना 10 ही मिलेगा गुणते 1/6। यहाँ पे गुणा कर देंगे, 1 का 1 में गुणा कर देंगे अंशकांश में 1 ही मिलेगा और 10 6 60 मिला आपको, है ना। तो इसको हल करने पर आपको 1/60 प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 दे दिया गया है, यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यम पर मतलब 5 पर घात यम है भागा 5 पर घात ऋण 3 है बराबर यहाँ पे 5 पर घात 5 है। इसको नोट करते हैं। यहाँ पर दे गया 5 पर घात 5 नहीं 5 पर घात यम है भागा 5 पर घात ऋण 3 है और बराबर 5 पर घात आपको 5 दे देगा। देखिए हमें पता है ना, जब भी आधार समान रहता है और जो भी घात रहता है आधार समान हो गया और यहाँ भागा का चिन्ह रहता है बीच में, तो हम लोग पहले वाले अंश वाले में से हर वाले का घात घटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि नियम लिखना है तो लिख देते हैं हम लोग, ए पर घात यम है और यहाँ पर ए पर घात यन है ना, आधार समान है बीच में भाग का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल पहले वाले में से दूसरे वाले का घात हम लोग घटा देते हैं। इसी नियम का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे पहले वाला घात ही है यम और फिर यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे घटाना क्या है आपको, ऋण 3 को घटाना है और बराबर 5 पर घात 5 है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको इस प्रकार से करके लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग बराबर नहीं लिख सकते। चलिए आधार समान था और बीच में भागा का चिन्ह था, तो हम लोगों ने अंश वाले में से हर वाले का घात सिंपल घटा दिया। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पर घात यम और यहाँ पे ऋण में का गुणा होकर धनात्मक चिन्ह आपको प्राप्त हो जाएगा धन 3, है ना, बराबर को इधर 5 पर घात 5। अब यहाँ पे सिंपल आप तुलना कर लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर है। ठीक है, दोनों पक्ष आपस में बराबर है। अब इसका देख रहे हैं आधार बराबर है ना, आधार बराबर है तो घात भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं तुलना करने पर, तुलना करेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर है, दाएं पक्ष और बायां पक्ष दे दिया, बीच में बराबर का चिन्ह है ना, बराबर है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार दोनों का बराबर है, दोनों का आधार 5 है, तो यहाँ पर दोनों का घात भी तो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर इनका योगफल यहाँ पे देख रहे हैं घात 5 है, तो यहाँ पे इन दोनों घातों को भी जोड़कर 5 ही आपको प्राप्त होना चाहिए। सिंपल यहाँ पे इसका वैल्यू 2 प्राप्त होगा, लेकिन इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए तुलना करने पर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर लिख देते हैं यम प्लस 3 बराबर हमें क्या मिलेगा 5। हमने घातों को बराबर कर दिया, यम प्लस 3 और यहाँ पे 5, ये घात हुई आपस में बराबर होंगे। चलिए यहाँ पे यम यहाँ पे प्लस 3 है, बराबर को उधर 95 कर देते हैं, ऋण 3 हो जाएगा, 5 में से यहाँ पर 3 घट जाएगा, तो यम का वैल्यू हम लोग को सिंपल 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यही हमें ज्ञात करना था यम का मान, जो कि हमें 2 प्राप्त हुआ। हल करने वाले हम लोग छठे प्रश्न को, और यहाँ पर दे देगा मान ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर पहला प्रश्न दे देगा फर्स्ट दिया हुआ है ना, मझले कोष्टक में 1/3 है, उस पर ऋण 1 घात है, ऋण 1/4 है, उस पर भी ऋण 1 घात है, और यहाँ पे सब पे यहाँ पे ऋण 1 घात है। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर कोई भी भिन्न के रूप में संख्या लिखी गई रहेगी अंश और हर में, तो यहाँ पर उस पर यदि ऋणात्मक घात है तो यहाँ पर ऋणात्मक घात को हटाने के लिए मतलब धनात्मक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या है उसका व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं मझले कोष्टक में, यहाँ पे इसको हम लोग 3/1 लिख देंगे और इस पर घात हमने सिंपल 1 लिख दिया है ना, और यहाँ पे ऋण इसको हमने इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, तो यह 4/1 हो जाएगा, और यहाँ पे ऋण घात है तो अब यह घात यहाँ पे सिंपल हमने 1 लिख दिया और इस पर घात हो गया ऋण 1। ठीक है, यहाँ पे घातांक के नियम से हो रहा है, घातांक का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, यही घातांक का नियम लग रहा है, यहाँ पर लिखना रहेगा तो लिख भी देते हैं a/b है, और यदि इस पर घात है ऋणात्मक तो यहाँ पे b/a हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी घात है वो धनात्मक हो जाएगा। सिंपल हमने इसी घातांक के नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर यदि किसी संख्या पर घात 1 आ गया तो यहाँ पे केवल वही गुणनखंड हो जाएगा, जो भी आधार रहेगा सिंपल आप उसी को लिख देंगे। यहाँ पर 1 घात है तो हम लोग इसको लिख देते हैं सिंपल मझले कोष्टक में हमने लिख दिया 3, और यहाँ पर हर में 1 है उसको हटा ही देते हैं, सिंपल हमने 3 लिख दिया। यहाँ पर भी 4/1 पर 1 घात है, मतलब सिंपल 4 समझ लीजिए, मतलब 4/1 या फिर 4/1 बराबर आप सिंपल 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल 4 इस प्रकार से लिख दिया, और यहाँ पर फिर बाहर का घात है ऋण 1 है। चलिए इसको हल करते हैं, विपरीत चिन्ह घट जाएगा,
मझले कोष्टक में लिखते हैं, यहाँ पर आपको ऋण 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक वाले राशि माना दिखता, विपरीत चिंता घट गया, ऋण 1 मिला। और ऋण 1 पर भी घात क्या है, ऋण 1 घात है। यहाँ पे कोई भी संख्या रहेगा यदि उस पर ऋणात्मक घात है तो हम लोग उसका व्युत्क्रम कर देंगे। इसका यदि हम लोग व्युत्क्रम करेंगे सिंपल आपको 1 ही मिलेगा, 1 बटा, चलिए यहाँ पर कोष्टक में करके लिख देते हैं, यहाँ पे ऋण 1 मिला। ठीक है, यहाँ पर इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया और घात लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं कि अब घात क्या हो गया, 1 हो गया। यह धनात्मक है उसको हम लोग हटा ही देंगे। यहाँ पे 1 बटा आपको ऋण 1 मिला। अब यहाँ पे ऋण 1 मिला तो यह संख्या क्या है, 1 में भाग देंगे 1 ही मिलेगा, और ये संख्या पूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो सिंपल आपको हल करने पर ऋण 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर छठा का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न हल हो गया। अब इसमें हम लोग हल कर लेते हैं सेकेंड वाले को। सेकेंड वाले प्रश्न में आपको दे देगा ना, यहाँ पे 5/8 है, उस पर ऋण 7 घात है। इसको नोट करते हैं, सिंपल आपका प्रश्न नहीं है, जो कि ये 5/8, इस पर घात है ऋण 7 गुणते 8/5, इस पर घात है ऋण 4। चलिए आप इसको हल करते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक घात है तो उसको हम लोग धनात्मक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी संख्या है भिन्न है उसका हम लोग व्युत्क्रम कर देते हैं। यहाँ पर हमने सिंपल 8/5 हमने कर दिया, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, 5/8 था, 8/5 कर दिया, और यहाँ पे घात अब धनात्मक लिख दीजिए। यहाँ पर भी इसको भी हम लोग 5/8 कर देते हैं, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं, 5/8 कर दिया। यहाँ पर जो भी घात ऋणात्मक है इसको हमने सिंपल धनात्मक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं घातांक इसी नियम से हो रहा है, a/b बराबर, नहीं a/b, और इसे यदि इस पर ऋणात्मक घात है तो यहाँ पर b/a लिख देते हैं, और यहाँ पे घात को धनात्मक कर देते हैं। अब यहाँ पर अंश और हर के रूप में संख्या लिखा गया, उस पर कोई घात है तो घात को अंश पर मिला दीजिए, हर पर मिला दीजिए। यहाँ पर 8 पर भी 7 घात हो जाएगा, यहाँ पर 5 पर भी 7 घात हो जाएगा गुणते, यहाँ पर 5 पर 4 घात, 8 पर भी 4 घात हो जाएगा, है ना। यह घातांक किस नियम से हो रहा है, हमें पता है ना कि अंश और हर में संख्याएँ यदि भिन्न भिन्न हो, मान लेते हैं a/b है, और यहाँ पर यदि उस पर कोई घात है, यहाँ पे चलिए हम यम करके लिख देते हैं, यदि उस पर कोई घात है, यम ही घात है, तो यहाँ पे यम a पर भी आ जाएगा और यहाँ पे यम b पर भी आ जाएगा, और यह कथन दोनों प्रकार से चलेगा। ठीक है, जैसे आपको प्रश्न में आवश्यकता रहे। तो यहाँ पे इस प्रकार से था तो मैंने इस प्रकार से इसको सिंपल लिख दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पर 8 का घात अधिक है ना, तो यहाँ पर 8 की घात 4 को हम लोग अंश में ला देते हैं ना, और यहाँ पे देख रहे हैं 5 का घात यहाँ पे 7 है, यहाँ पर अधिक है तो इसको हम लोग हर मिला देते हैं। देखिए 8 पर घात हमने 7 लिख दिया गुणते, यहाँ पर हम लोग इसको अंश में ले जाएंगे तो किस प्रकार से होगा, इस पर जो भी घात रहेगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, 8 पर यहाँ पे ऋण 4 घात हो जाएगा। ठीक है, ये घातांक के नियम से हो रहा है ना। हमें पता है ना कि a पर घात कोई है, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, और उसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटा यहाँ पे a पर यम घात, इस प्रकार से आप धनात्मक करके भी लिख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर यदि मान लेते हैं हर में संख्या है ना, 1 बटा यहाँ पर a पर घात है, ठीक है, धनात्मक है, इसमें धनात्मक है, बराबर a पे घात यम है, मतलब सेम यही बात है। ये अंश में करेंगे तो यहाँ पर इस पर घात ऋणात्मक हो जाएगा, यहाँ पे ऋण यम हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हर में था तो इसको हमने अंश में कर दिया, है ना, क्योंकि इसी के साथ जुड़ घटेगा। चलिए, यहाँ पर 5 पर घात हमने 7 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये अंश में धनात्मक है, इस पर घात हर मिलाएंगे तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, गुणते 5 पर यहाँ पे सिंपल ऋण 4 घात हो गया। अब हमें पता है कि जब ये आधार समान रहता है तो सिंपल हम लोग घातों को जोड़ देते हैं ना, लिख देते हैं a गुणते a होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए, और यम और यन, और बराबर a यम प्लस एन होता है। आधार समान रहेगा, घातों को सिंपल जोड़ेंगे, ठीक है, और बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तो यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, आधार समान है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देंगे। 8 में यहाँ पर जोड़ देंगे तो घट ही जाएगा, 7 में से यहाँ पे 4 घट ही जाएगा क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है। यहाँ पर 5 है, 7 में से यहाँ पर सिंपल 4 घट जाएगा, जोड़ रहे हैं हम लोग, जोड़ेंगे तभी भी अंतर ही हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे 7 में से 4 घटा देंगे तो सिंपल आपको 3 मिलेगा, 8 पर घात 3 मिला, यहाँ पर भी 4 3 7, मतलब 7 में से 4 घटा देंगे 3 ही मिलेगा, 5 पर घात आपको 3 मिला। चलिए, अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर इस पर 3 घात है, मतलब 8 के 3 गुणनखंडों का गुणा, 8 गुणते 8 गुणते 8, यहाँ पर 5 के भी 3 गुणनखंडों का गुणा, तो 8 में 8 का गुणा कर देंगे, 8 बाटे 64 हो जाएगा, और फिर आपको 64 में गुणा करना पड़ेगा। फिर आपको 64 में 8 का गुणा कर देंगे ना, 8 चौका 32 को 2, हासिल लगा 3, ठीक है, 8 चौका 32, हासिल 3 लगा, यहाँ पे 8 छक्का 48, 48 49 50 51, आपको 512 मिलेगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 512, और हर में 5 5 25, 5 125, यहाँ पर मिलेगा 125। ठीक है, तो जो सिंपल प्रश्न था, यहाँ पे जो भी प्रश्न दे दिया गया था उसको हमने हल किया तो आपको प्राप्त हुआ 512/125। हल करते हैं हम लोग 7वें प्रश्न को। 7वें में हल करेंगे हम लोग फर्स्ट को। यहाँ पर दे दिया गया 25 t पर ऋण 4 घात है, हर में है 5
और यहाँ पे ऋण 3 घात इस पर है, गुणते 10 है, गुणते टी पर यहाँ पे ऋण 8 घात है, और आपको दे देगा ना कि टी का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग सिंपल हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये 25 हो गया, 25 को हमने सिंपल इसी प्रकार से नोट कर दिया। अब यहाँ पे जो टी पर यहाँ पे ना ऋण 8 घात है, इसको हम लोग अंश में ले जाते हैं, और यहाँ पर जो ऋण 3 घात है इसको भी अंश में ले जाते हैं। यहाँ पे ऋणात्मक घात है, इसको अंश में ले जाएंगे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, चिन्ह धनात्मक हो जाएगा, गुणते। यहाँ पर 5 पर अब कितना घात हो गया, 3 घात हो गया है ना, ये हर में था, यहाँ पे घात ऋणात्मक था, अब अंश में हमने ला दिया, अब ये धनात्मक हो गया। चलिए हो गया, और इसको हल करते हैं। यहाँ पे गुणते, यहाँ पे टी पर घात, यहाँ पे ऋण 4 पहले से ही है, गुणते यहाँ पे ऋणात्मक घात है, ऋण 8 है, इसको हम लोग अंश में ला देते हैं। यहाँ पर टी पर घात यह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टी पर 8 घात हो गया। अब यहाँ पे हर में बचा क्या हुआ है, यहाँ पर इसको भी हम लोगों ने अंश में लेकर चले गए और इसको भी अंश में लेकर चले गए। यहाँ पे हर में सिंपल बचा हुआ है 10 है ना। चलिए इसको और हल करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यदि नियम लिखना रहेगा तो हम लिख देते हैं ए पर ए बटा ए है संख्या, उस पर कोई ऋणात्मक घात है, यदि आप उसको अंश में लिखेंगे तो वह धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसको हल करते हैं, और यहाँ पे ये तो 25 है ही, और यहाँ पे 5 के 3 गुणनखंडों गुणा 5 5 25, 5 125 आपको प्राप्त हो जाएगा, 125 मिला। गुणते आधार समान है, घातों को जोड़ देंगे है ना, यहाँ पर आधार समान है टी है, और यहाँ पे बीच में गुणा के चिन्ह, घात को जोड़ देंगे ना तो यहाँ पर घट ही जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर एक 8 है और इसमें जोड़ देंगे ऋण 4 तो अंतर ही हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह है, यहाँ पर ऋण 4 हो जाएगा। यहाँ पर आधार समान होना चाहिए और घात समान रहे या भिन्न रहे, आधार समान होना चाहिए, बीच में गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तो जो भी घात रहेगा उसको हम लोग सिंपल जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए पर घात है यहाँ पे यम प्लस एन, यहाँ पे चूंकि चिन्ह ही इनका विपरीत था इसलिए यहाँ पर अंतर ही हो जाएगा, इनका आपस में अंतर ही हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह था, जोड़ेंगे तभी भी घट ही जाएगा। चलिए यहाँ पे हर में है 10। चलिए यहाँ पर ना हम लोग विभाजित कर देते हैं, यहाँ पे अंश और हर में ये संख्या 5 विभाजित है, यहाँ पे 5 दूना 10, 5 5 है 25, अंश और हर को यहाँ पे 5 से हमने विभाजित कर लिया, तो यहाँ पर बचा हुआ है 5 गुणते 125 गुणते, यहाँ पे 8 में से यदि आप 4 घटा देंगे ना, 8 में 4 घटा देंगे तो सिंपल आपको 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, टी पर घात है आपको 4 मिला, और हर में लेकिन अभी 2 बचा हुआ है, ठीक है, हर में 2 बचा है यहाँ पे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 25 के साथ ही गुणा हो रहा है ना, यहाँ पे 5 5 25, यहाँ पे 5 5 25 को 5 हासिल 2 लगा, 5 दूना 10 और 2 12, 12 को 2, ठीक है, एक हासिल लगा, 5 का 5, यहाँ पे 6 हासिल एक जोड़ दिया तो हमने 6 प्राप्त हुआ, यहाँ पे हर में 2, और यहाँ पे प्राप्त हुआ टी पर घाते 4, ठीक है, हल करने पर आपको सिंपल यही प्राप्त हो रहा है 625 बटा 2 टी पर घाते 4। यहाँ पर आ जाते हैं सेकंड वाले प्रश्न में, सेकंड वाले प्रश्न में यही दे दिए गए, और जो भी प्रश्न है उसको हम लोग सिंपल नोट करते हैं। यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे दे दिए गए 3 पर यहाँ पे ऋण 5 घात दे दिए गए, गुणते 10 पर ऋण 5 दे दिए गए, और 125 आपको दे दिए गए, और हर में दे दिए गए 5 पर यहाँ पे ऋण 7 घात है, गुणते 6 पर यहाँ पे ऋण 5 घात है। चलिए इसको हल करते हैं, यहाँ पर 3 पर ऋण 5 घात रहेगा, और इसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे गुणते लिख देते हैं, यहाँ पे हर में नहीं, जो आधार है ना, यहाँ पे 2 गुणते 5 हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 को हम लोग 2 गुणते 5 लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अंश और हर को विभाजित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग सबको यहाँ पर ना, यहाँ पे 2 और 2 3 5, 2 3 5 के घातों पर हम लोग सबको लिख लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर सब विभाजित होगा। यहाँ पर देखिए आधार 3 है, यहाँ पर 6 है, तो इसमें क्या छुपा हुआ है, 2 गुणते 3 छुपा हुआ है ना, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे। चलिए यहाँ पर ऋण 5 हमने लिख दिया है ना, यहाँ पे गुणते, यहाँ पर 5 पर 5 5 25, 5 125, 5 पर यहाँ पर हमने सिंपल इसको 3 घात लिख दिया है ना, 5 5 25, 5 125 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने किस नियम से लिखा, यहाँ पे ए बी 2 संख्या हैं, ए बी 2 संख्याएं आपस में गुणा के रूप में है, और इस पर मान लेते हैं कोई भी घात रहेगा है ना, कोई भी घात रहेगा तो घात इस पर भी आ जाएगा और घात इस पर भी आ जाएगा, दोनों पर आ जाएगा। ए पर घात यम गुणते, यहाँ पर बी पर घात यम हो जाएगा, और यह कथन दोनों प्रकार से चलेगा। और जब हम लोग नियम पढ़ें तो पहले हम लोगों ने इसके पढ़ा था है ना, इसके बराबर यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे कथन दोनों प्रकार से चलेगा, आपको जैसे प्रश्न में आवश्यकता था। यहाँ पर इस प्रकार से था, गुणनखंड हमने कर दिया, और यहाँ पर प्रत्येक के दोनों के गुणनखंडों के ऊपर हमने घात लगा दिया, जितना भी उसके अंदर जो भी आधार का जितने भी आप गुणनखंड करेंगे ना, सब पर घात को लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 गुणनखंड किया तो हमने दोनों पर सिंपल यहाँ पर लिख देंगे अभी है ना, लिखेंगे अभी फिलहाल में नोट करेंगे। यहाँ पे हर में 5 पर यहाँ पर ऋण 7 घात, यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं 2 गुणते 3 हमने लिख दिया, 6 को हमने क्या लिख दिया 2 गुणते 3, और इस पर हमने सिंपल ऋण 5 घात लगा दिया। चलिए इसको और हल करते हैं, यहाँ पे 3 है, इस पर ऋण 5 घात है। अब यहाँ पे 2 पर भी ऋण 5 घात आ जाएगा गुणते, यहाँ पर 2 पर भी ऋण 5 घात आ गया गुणते, यहाँ पर 5 पर भी
यहाँ पे ऋण 5 घात आ गया, ठीक है, 5 पर भी आ गया, गुणते यहाँ पर 5 पर 3 घात, और हर में है 5 पर अब ऋण 7 घात गुणते, अब यहाँ पर 2 पर भी आ जाएगा ऋण 5 घात, है ना, 2 पर आ जाएगा ऋण 5 घात, और यहाँ पे 3 पर भी आ जाएगा ऋण 5 घात, 3 पर भी आ गया ऋण 5 घात, है ना। इस प्रकार से हमने इसी नियम का सिंपल प्रयोग किया। चलिए, यहाँ पर हमने पहले लिखा था, यही नियम है, फिलहाल में इस प्रकार से था, है ना। ए और बी दो गुणनखंडों का गुणा था, उस पर घात सेम था, घात यहाँ पे दोनों पर हमने लगा दिया। चलिए, अंश और हर में देखिए विभाजित है, विभाजित हम लोग कर लेते हैं। 2 पर यहाँ पर ऋण 5 घात है, हर में भी 2 पर 5 घात है, यहाँ पर अंश और विभाजित हो गया। यहाँ पर 3 पर ऋण 5 घात है, यहाँ पर 3 पर ऋण 5 घात है, ठीक है, यहाँ पर भी विभाजित हो गया। अब चलिए, सब बाकी हम लोग चाहें तो अंश में भी करके लिख सकते हैं और हर में भी करके लिख सकते हैं ना, तो सबको चलिए अंश में ही करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक घात है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे पहले 5 पर यहाँ पे ऋण 5 घात है, और गुणते 5 पर 3 घात है, यहाँ पे ऋणात्मक घात है ना, अंश में ले जाएंगे तो धनात्मक हो जाएगा, गुणते यहाँ पर 5 पर यहाँ पे धन 7 घात हो जाएगा। तो हमें पता है कि आधार जब भी समान रहता है ना, तो आधार इसके जितने भी गुणनखंड हो सिंपल आधार समान होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिए यम, और यहाँ पे चलिए लिख देते हैं यन, और चलिए एक और लिख देते हैं, एक घाते यल, जितने भी बस आधार समान रहेगा, सिंपल जो भी घात रहेगा सभी घातों को जोड़ देंगे, यम प्लस यन प्लस यल कर देंगे। चलिए, यहाँ पर सभी हम लोग घातों को जोड़ देते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे ऋण 5 और यहाँ पे प्लस 3 है, और यहाँ पे प्लस 7 हो गया, यहाँ पे जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे 7 7 3 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घट जाएगा, यहाँ पे लिखना रहेगा तो लिख देते हैं ऋण 5 और धन 10। यहाँ पे धनात्मक वाली राशि का मान अधिक है, यहाँ पर 5 पर घात आपको 5 प्राप्त हुआ, 10 में से 5 घटा देंगे आपको 5 मिलेगा, 5 पर घात 5 मतलब 5 के 5 गुणनखंडों का गुणा है। आपको यहाँ पे उत्तर में सिंपल यही दे दिया गया है, तो हम लोग इतना पर ही छोड़ देते हैं, बाकी यहाँ यदि गुणा करना रहता तो हम लोग सिंपल 5 गुणनखंडों को गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका सिंपल यहाँ पे यही उत्तर है, 5 पर घात 5 ही उत्तर है। इस प्रश्नावली में कुल 7 ही प्रश्न था, 7 प्रश्न हल हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।